मैंने हमेशा सुना था कि बाघ जंगल का राजा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि असली न्याय का प्रतीक शेर है। शायद इसी बात को गलत साबित करने के लिए मुझे दोबारा जन्म मिला, एक चिड़ियाघर के मोटे बाघ के रूप में। बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल आरामदायक लगती थी। रोज भरपेट खाना मिलता था और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही महीनों बाद सूरज की भयानक तबाही पूरी दुनिया को बदल देगी। हर जीव किसी डरावने रूप में बदलने लगेगा और जो जिंदा बचेगा वही असली शिकारी होगा। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। इसी चिड़ियाघर में दो सबसे खतरनाक जीव पैदा हुए थे, एक मगरमच्छ जो बदलकर ड्रैगन जैसा राक्षस बन गया था और एक काला गोरिल्ला जो इतना ताकतवर हो गया था कि पूरे चिड़ियाघर का सबसे बड़ा आतंक बन बैठा। बाकी जानवर अपने बदलने से पहले ही उनके शिकार बन गए थे। अगर इस बार मुझे जिंदा रहना था तो उन दोनों को उनके बदलने से पहले खत्म करना ही होगा। आखिर मैं सो जानवरों का राजा था। अभी ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरा अपना शरीर था। रोज मिलने वाले स्वादिष्ट खाने ने मुझे इतना मोटा बना दिया था कि दौड़ना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उसी दिन से मैंने खाना कम कर दिया और खुद को जबरदस्ती ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। रखवाला जैसे ही वहाँ से गया, मैं पूरे बाड़े में पागलों की तरह दौड़ने लगा, एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर वापस। बार बार हर कदम पर मेरा भारी शरीर हिलता था और सांसें तेज हो जाती थी। थकने के बाद भी मैं नहीं रुका। मैं कृत्रिम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, पंजों से तने को पकड़कर खुद को ऊपर खींचता। मेरे लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। आसपास खड़े लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। अरे ये बाघ पेड़ पर चढ़ रहा है, लगता है वजन कम कर रहा है, जल्दी वीडियो बनाओ। लेकिन मुझे किसी इंसान की परवाह नहीं थी। मेरा हर पल सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए था, आने वाली तबाही से पहले खुद को फिर से असली बाघ बनाना। मैं हर दिन अपनी हद से ज्यादा मेहनत करता रहा। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर बार बार दो शिकारों पर जाकर टिक जाती थी। पहला था रेंगने वाले जीवों के बाड़े का विशाल मगरमच्छ, लगभग 5 मीटर लंबा, पूरा दिन धूप सेंकते हुए पड़ा रहता था। लेकिन मैं जानता था कि भविष्य में यही मगरमच्छ बदलकर एक भयानक ड्रैगन जैसा राक्षस बनेगा। उसका कवच लोहे जितना मजबूत होगा और वो एक ही वार में कई बदले हुए भेड़ियों को मार डालेगा। इसलिए सबसे पहले उसी का मरना जरूरी था। दूसरा था काला गोरिल्ला, जिसका नाम जिंगांग था। अभी वो सिर्फ पर्यटकों से इशारे करके बातें करता था, लेकिन भविष्य में वही सबसे खतरनाक राक्षस बनने वाला था। ताकत भी बेमिसाल और दिमाग भी इंसानों जैसा। पिछले जन्म में उसने पूरे चिड़ियाघर को लाशों से भर दिया था, इसलिए उसके लिए भी मैंने मन ही मन मौत का फैसला कर लिया। मैं हर दिन गिनती करता था। प्रलय आने में अब सिर्फ 99 दिन बचे थे। अगले 30 दिनों तक मैंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह होने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता। पहले जहाँ 100 चक्कर लगाता था, अब 500 चक्कर लगाने लगा। जो पेड़ पहले मुश्किल से चढ़ पाता था, अब उसी पर लटक कर अपनी ताकत बढ़ाता था। रखवाले जो खाना लाते, उसमें से सिर्फ 1/3 ही खाता। सिर्फ दुबला मांस और अंदरूनी अंग, चिकन की मोटी टांगों को बिना छुए छोड़ देता। मेरा रखवाला बहुत परेशान हो गया। उसे लगा मैं बीमार हूँ। उसने डॉक्टर बुलाकर मेरी जांच भी करवाई, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। बस मेरा वजन लगातार कम हो रहा था। 320 किलो से 300, फिर 280 किलो। धीरे धीरे मेरे शरीर की चर्बी गायब होने लगी। मांसपेशियां फिर से साफ दिखाई देने लगी। मैं वैसा ही बन रहा था जैसा मुझे होना चाहिए था। इसी दौरान मैंने पूरे चिड़ियाघर की निगरानी भी शुरू कर दी। ज्यादातर जगह कैमरे लगे थे, लेकिन ज्वालामुखी वाले हिस्से के पीछे एक पुरानी लोहे की बाड़ थी, जहाँ पेड़ों की वजह से कैमरा कुछ नहीं देख पाता था। कई दिनों तक मैंने चुपके चुपके अपने पंजों से उसे परखा। थोड़ा जोर लगाते ही वो खुल सकती थी। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और आखिरकार 25वीं रात वो मौका खुद मेरे सामने आ गया। घनघोर बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। मुझे पता था ऐसे मौसम में कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। रात के ठीक 2 बजे मैंने अपना पहला शिकार शुरू करने का फैसला कर लिया। बिजली की गड़गड़ाहट का फायदा उठाकर मैं पूरी ताकत से उस जंग लगी लोहे की जाली से टकराया। एक जोरदार आवाज के साथ तार टूट गए और मैं बाहर निकल आया। बारिश की ठंडी बूंदें मेरे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर का खून उबल रहा था। पहले से याद किए हुए रास्ते पर चलते हुए मैं हर कैमरे से बचता हुआ सीधे मगरमच्छ वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। उस समय वो पानी के अंदर आराम कर रहा था। मैं बिना कोई आवाज किए तालाब में उतर गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने पूरे शरीर को सुन्न कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। बिजली चमकी तो उसकी विशाल परछाई साफ दिखाई दी। वो बिल्कुल शांत पड़ा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं हमला करने वाला था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो पहले से जाग रहा था। सोचने का समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से उस पर झपटा और उसके पिछले पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मगरमच्छ बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी पूंछ लोहे की छड़ की तरह मेरे शरीर पर बरस रही थी। दर्द से मेरा पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन मैंने पकड़ ढीली नहीं की। पानी के अंदर हम दोनों लगातार पलटते रहे। मेरी सांसें जवाब देने लगी। फिर भी मैं जानता था कि अगर इस बार छोड़ दिया तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो ऊपर की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन मैं पूरे शरीर
का वजन डालकर उसे नीचे खींचता रहा। मुझे पिछले जन्म की एक बात अच्छी तरह याद थी, मगरमच्छ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर उसे भी सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे उसकी छटपटाहट कम होने लगी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। तब जाकर मैंने अपनी पकड़ छोड़ी, उसकी लाश को खींचकर किनारे तक लाया और खुद जोर जोर से सांस लेने लगा। बारिश अब भी जारी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तालाब में अभी क्या हो चुका है। मैंने अपने पंजों से उसके शरीर पर कई गहरे निशान बनाए, फिर किनारे की चट्टानों पर खून फैला दिया ताकि ऐसा लगे जैसे वो खुद बाहर निकलते समय फिसल कर मर गया हो। सबूत मिटाने के बाद मैं उसी रास्ते से वापस लौटा, टूटी हुई जाली को फिर से पहले जैसा बना दिया और अपने बाड़े में जाकर चुपचाप लेट गया, जैसे पूरी रात सोता ही रहा हूँ। अगली सुबह मगरमच्छ के बाड़े से अचानक चीखने की आवाज आई। सभी कर्मचारी भागते हुए वहाँ पहुँचे। मैं भी दूर से सब कुछ देख रहा था। हर कोई उसी की लाश के आसपास खड़ा था। कोई कह रहा था कि शायद उम्र ज्यादा होने की वजह से रात में बाहर निकलते समय फिसल गया होगा। कुछ लोगों का मानना था कि तेज बिजली और तूफान की वजह से वो घबरा गया होगा। आखिर में सभी ने उसकी मौत को एक हादसा मान लिया। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन हिसाब लगाया। प्रलय आने में अब 75 दिन बाकी थे। अब मेरा अगला निशाना था काला गोरिल्ला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी समय गोरिल्ला अपने बाड़े से लगातार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। अगले ही दिन चिड़ियाघर के मालिक ने खुद आकर पूरे परिसर की जांच करवाई। मगरमच्छ वाले इलाके की बार बार तलाशी ली गई, कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी गई, लेकिन तूफान वाली रात ज्यादातर कैमरे खराब हो चुके थे, इसलिए किसी को कोई सबूत नहीं मिला। मामला हादसा मानकर बंद तो कर दिया गया, लेकिन पूरे चिड़ियाघर की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई। अब गश्त दोगुनी हो चुकी थी। हर बाड़े में नए कैमरे लगा दिए गए, यहाँ तक कि जिस अंधे कोने का मैं इस्तेमाल करता था वहाँ भी अब कैमरा लगा दिया गया। इतना ही नहीं, मेरे रखवाले ने भी मुझ पर खास नजर रखनी शुरू कर दी। वो हर दिन काफी देर तक मेरे बाड़े के बाहर खड़ा रहता और मेरी हर हरकत देखता। अब मुझे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे उस काले गोरिल्ले की थी। उसका नाम था जिंगांग। वो पूरे चिड़ियाघर का सबसे लोकप्रिय जानवर था। इशारों में लोगों से बात कर लेता था और उसकी बुद्धि लगभग 5 साल के बच्चे जितनी थी। मगरमच्छ की मौत के बाद से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। जब भी मैं उसके बाड़े के पास से गुजरता, वो शीशे तक दौड़ कर आता, दोनों हाथों से उसे जोर जोर से पीटता और गुस्से से मुझे घूरता रहता। उसकी नजरें साफ बता रही थी उसे मुझ पर शक हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपना तरीका बदल दिया। मैंने सबके सामने खुद को बीमार दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलता, ज्यादा समय लेटा रहता और मुश्किल से खाना खाता। रखवाला मेरी हालत देखकर परेशान हो गया। उसने मेरे लिए सबसे अच्छा गोश्त मंगवाया, नए खिलौने रखे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा खाता और फिर पहले की तरह चुपचाप लेट जाता। एक हफ्ते बाद सबको यकीन हो गया कि मैं सिर्फ सुस्त और बीमार हूँ। यही मैं चाहता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हर रात ठीक 3 बजे गार्ड के वहाँ से गुजरते ही मैं उठ जाता। बाड़े के एक कोने में सीमेंट की खुरदरी दीवार थी। मैं अपने पंजों को बार बार उसी पर रगड़ता रहता। धीरे धीरे उनके किनारे उस तरह की तरह तेज होने लगे। मैं एक भी रात नहीं रुका। उधर जिंगांग का स्वभाव लगातार हिंसक होता जा रहा था। उसने अपने बाड़े का सामान तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे शांत कराने आए रखवाले पर भी हमला कर दिया। एक दिन हमारी नजरें दूर से मिली। उसने दांत दिखाकर धीमी गुर्राहट की। मैंने भी उसी तरह जवाब दिया। वो सिर्फ गुर्राहट नहीं थी, वो आने वाली लड़ाई का ऐलान था। अगले 3 दिनों तक मैंने पूरे चिड़ियाघर का रास्ता बार बार देखा। सबसे छोटा रास्ता बीच वाले मैदान से होकर जाता था, लेकिन वहाँ कैमरे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना। बंदरों के इलाके से होते हुए पक्षियों वाले हिस्से को पार करके साइड गेट से अंदर घुसना। उस रास्ते में 2 जगह ऐसी थी जहाँ कैमरे ठीक से नहीं देख पाते थे। अगर मैं पूरी रफ्तार से दौड़ूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था। मौका भी जल्दी मिल गया। छुट्टी का दिन था। पूरा चिड़ियाघर लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ बच्चों की आवाजें, भीड़ और शोर था। सुरक्षा गार्ड भीड़ संभालने में लगे हुए थे। मैंने निगाह उठाकर कंट्रोल रूम की तरफ देखा। अंदर सिर्फ एक गार्ड था और उसका ध्यान कैमरों पर नहीं, मोबाइल पर था। यही मेरा इंतजार किया हुआ मौका था। मैं धीरे धीरे उठकर कांच की बड़ी दीवार के सामने पहुंचा। पर्यटक मुझे देखकर खुश हो गए। सबको लगा मैं कोई करतब दिखाने वाला हूँ। दर्जनों मोबाइल मेरी तरफ उठ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था मैं करतब नहीं दिखाने वाला था। मैं आज इस पिंजरे को तोड़कर अपनी अगली लड़ाई शुरू करने वाला था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, 1 कदम, 2 कदम, फिर पूरे शरीर की ताकत पैरों में जमा कर ली। सामने खड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी मजबूत कांच की दीवार को देखकर किसी को भी लगता कि उसे तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन मुझे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। पिछले जन्म में प्रलय के दौरान यही कांच नीचे बाएं कोने से टूटा था, क्योंकि वहाँ की फिटिंग पहले से ढीली थी। मैंने उसी जगह को निशाना बनाया। बाहर खड़े लोग अब भी मुस्कुरा रहे थे। बच्चों को लग रहा था कि बाघ कोई खेल दिखाने वाला है। अगले ही पल मैं पूरी रफ्तार से दौड़ा। 300 किलो से ज्यादा वजन और पूरी स्पीड। मेरा शरीर किसी तोप के गोले की तरह कांच से टकराया। धड़ाम। पूरा बाड़ा
जोर से कांप उठा। कांच पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गई। मैं बिना रुके फिर पीछे हटा और दूसरी बार पूरी ताकत से टकराया। अब लोगों के चेहरों की मुस्कान गायब हो चुकी थी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। माता पिता अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। गार्ड वायरलेस पर लगातार मदद बुलाने लगे। मैंने तीसरी बार हमला किया। दरारें और गहरी हो गई। फिर चौथी टक्कर और पूरा कांच जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। मैं एक पल भी रुका नहीं। मैं सीधे बाहर निकला और घबराई हुई भीड़ के बीच से तेजी से निकल गया। मैंने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। मेरा निशाना सिर्फ एक था। मैं पहले से तय रास्ते पर दौड़ता हुआ बंदरों के इलाके को पार कर गया। मेरी रफ्तार देखकर सारे बंदर डरकर इधर उधर भागने लगे। फिर मैं पक्षियों वाले हिस्से से गुजरा। सैकड़ों पक्षी एक साथ उड़ गए और पूरा आसमान पंखों से भर गया। सिर्फ 30 सेकंड में मैं लगभग 200 मीटर का रास्ता पार कर चुका था। सामने गोरिल्ला वाले हिस्से का साइड गेट खुला हुआ था। शायद भीड़ हटाते समय किसी कर्मचारी से गलती हो गई थी। मैंने बिना रुके दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही मैं रुक गया। पूरा इलाका घने जंगल जैसा बनाया गया था। ऊंचे ऊंचे नकली पेड़, लटकती बेलें और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। सभी पर्यटकों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। मैं सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ऊपर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। जिनगांग करीब 5 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा था और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा विशाल था। उसका पूरा शरीर उभरी हुई मांसपेशियों से भरा था। उसके हाथ में लोहे की एक मोटी छड़ थी जिसे रखवाले ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वही उसकी हथियार बन चुकी थी। कुछ पल तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। अचानक उसने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने भी उतनी ही जोर से गुर्राकर उसका जवाब दिया। उसी समय बाहर से भागते हुए गार्डों के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने अपना शरीर नीचे झुकाया और हमला करने की तैयारी कर ली। अगले ही पल जिनगांग पेड़ से छलांग लगाकर मेरे सामने आ गिरा। जमीन जोर से हिल गई। उसने बिना एक पल गवाए लोहे की छड़ पूरी ताकत से मेरे सिर की तरफ घुमाई। मैंने सीधे टक्कर लेने की बजाय आखिरी पल में शरीर मोड़ लिया। लोहे की छड़ जमीन पर लगी और सीमेंट का फर्श टूटकर बिखर गया। उसकी ताकत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा थी। अगर वो एक भी वार मुझ पर पड़ जाता तो लड़ाई उसी पल खत्म हो जाती। लेकिन मैंने भी मौका नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने दूसरा वार करने की कोशिश की, मैं नीचे से झपटकर उसकी टांग तक पहुंच गया। मेरे तेज पंजों ने उसकी जांघ पर गहरा चीरा लगा दिया। खून की धार बह निकली। दर्द से जिनगांग बुरी तरह गरजा और उसी पल उसने पूरी ताकत से लोहे की छड़ मेरी पीठ की तरफ घुमा दी। मैंने खतरा भांपते ही पूरी ताकत से छलांग लगाई। लोहे की छड़ मेरे शरीर को बस छूते हुए निकल गई। कुछ बाल उड़ गए, लेकिन अगर एक पल भी देर हो जाती तो मेरी रीढ़ टूट जाती। अब ये सिर्फ ताकत की नहीं, जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। अचानक जिनगांग ने लोहे की छड़ फेंक दी। उसे समझ आ गया था कि इतने करीब की लड़ाई में हथियार उसके काम नहीं आएगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं लगातार उसके चारों तरफ घूमता रहा, कोई कमजोर जगह तलाशता हुआ, लेकिन वो भी हर पल मेरी चाल समझ रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हट रही थी। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, बेहद समझदार भी था। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे की चाल का इंतजार करते रहे। फिर मैंने अचानक उसकी बाईं तरफ हमला करने का नाटक किया। जैसे ही वो बचाव के लिए मुड़ा, मैंने तुरंत दिशा बदली और दाईं तरफ से उसके कंधे पर झपट पड़ा। इस बार मेरे दांत उसके कंधे में गहराई तक धंस गए। दर्द से जिनगांग जोर से दहाड़ा और दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि मेरी सांस रुकने लगी, लेकिन मैंने अपने जबड़े और कस दिए। उसने मुझे छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर टक्कर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हो। मेरी सांसें उखड़ चुकी थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी, अगर मैंने अभी अपना जबड़ा ढीला किया तो अगला पल मेरा आखिरी होगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को उसके शरीर से चिपकाए रखा। धीरे धीरे ज्यादा खून बहने की वजह से जिनगांग की ताकत कम होने लगी। उसकी हर हरकत पहले से धीमी पड़ती जा रही थी। यही वो मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने उसके कंधे को छोड़ा और बिजली की रफ्तार से सीधा उसकी गर्दन पर झपट पड़ा। इस बार मेरे दांत उसकी गर्दन में गहराई तक धंस गए। मैंने पूरी ताकत से उसे दबोच लिया। खून फूटकर बाहर निकल आया। जिनगांग बुरी तरह छटपटाया। उसने मुझे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पल बाद उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर ढह गया। मैंने धीरे से अपने जबड़े खोले और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। मेरी हालत भी किसी से बेहतर नहीं थी। मेरी कई पसलियां टूट चुकी थी। पिछले पैर से लगातार खून बह रहा था और पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन आखिरकार दोनों सबसे बड़े खतरे खत्म हो चुके थे। उसी समय बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वही है, जल्दी ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार करो। मैंने मुड़कर देखा। 3 सुरक्षा गार्ड बेहोशी की बंदूक के लिए मेरी तरफ दौड़ रहे थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन अब मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अगले ही पल पहली बेहोशी की सुई मेरे पिछले
पैर में आकर लगी, फिर दूसरी सीधे मेरे कंधे में। दवा ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। मेरी नजर धुंधली होने लगी, पैर भारी हो गए। मैंने आखिरी बार उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। होश खोने से ठीक पहले मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जो नजारा दिखाई दिया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पूरा आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। वो सामान्य लाल रंग नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश खून बहा रहा हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंधेरा मेरी आंखों पर छा गया।